मित्र नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि देश का किसान सुखी रहे, देश का किसान समृद्धशाली बने, देश का किसान कभी आत्महत्या न करे। खेती एक ऐसा विषय है कि अगर खेती करने वाले को घाटा हो जाए तो बहुत कष्ट होता है। खेती एक प्रकृति की व्यवस्था है और आज की तारीख में संपूर्ण देश का किसान अथक प्रयास के बाद, बहुत सारे परिश्रम करने के बाद हार जाता है, टूट जाता है, सुसाइड करने का मन बना लेता है। मैं पिछले कई सालों से खेती के विषय को लेकर के आपके सामने, ज़मीन में जब फसल बोते हैं तो उसको उर्वरक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, विषय जब यहाँ से आप सोचना शुरू करेंगे तब आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो पाएंगे। ये मेरी धरती माँ अनादिकाल से, चूँकि रासायनिक उर्वरकों का इतिहास तो अभी बहुत छोटा सा है, अनादिकाल से हमको भोजन उपलब्ध कराती रही है बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के। आज आखिर क्या हुआ कि बिना रासायनिक उर्वरकों की खेती नहीं हो सकती? जब मैं ऐसा बोलूँगा तो आपके दिमाग में भी एक प्रश्न आएगा और आप अगर मेरी बात किसी से कहेंगे तो वो भी एक प्रश्न करेगा कि हमारे लिए, कि इस बेवकूफ़ को बोलो कि जब हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग नहीं करते थे तो देश में मात्र 60 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता था। अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि तो ये वाली कहानी झूठ है क्या कि हमारा देश पुरोहित राष्ट्र था, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा? ये सब झूठ है क्या? तो झूठ तो नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे इस देश ने दुनिया को दिशा दी, दुनिया को ज्ञान दिया। हमारी जो संस्कृति है वो अद्भुत है और मेरी जो संस्कृति है वो कृषि संस्कृति ही है। हिंदुस्तान के लोग इस प्रकृति रूपी व्यवस्था में भगवान का दर्शन करते थे, धरती को माँ मानते थे, माँ मान करके इसकी सेवा करते थे। हर खेत की मजबूत मेड़ थी, हर मेड़ पर पेड़ थे और 17वीं शताब्दी तक मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता था। तो हम जब अपना इतिहास खंगालेंगे तो 300-400 साल पहले से खंगालेंगे, 70 साल पुराना नहीं खंगालेंगे, क्योंकि 70 साल पहले मैं अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेजी हुकूमत में खेती के साथ जो अनाचार दुराचार हुआ है ना, उसका परिणाम था कि मैं खेती में बर्बाद हो चुका था। लेकिन अगर 250-300 साल पहले जाएंगे 1950 के, तो मैं संपन्न था खेती में। हमारे कहीं कोई भूखा नहीं मरता था। लेकिन हाँ, 1950 के बाद परिस्थितियाँ बदलीं और फिर ये हुआ कि साहब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था, या उन्होंने जो आह्वान किया देश के वैज्ञानिकों से, नीतियों से और किसानों से कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो मरता क्या न करता, हमने जो कुछ किया अच्छा किया। हरित क्रांति में उस समय मुझे जो सुझाव मेरे मन में आया वो मैंने किया, अच्छा किया, मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ। लेकिन उस कार्यक्रम को जब मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और जो मैंने किया था काम, उसके दुष्परिणाम सामने आए,
तो आज की तारीख में तो मुझे सुधरना है। मतलब आज मैं एग्रीकल्चर के सिनेरियो को ठीक से समझूं और ये देखूं कि उसमें क्या खामी आ गई, अगर उसको सुधारूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इस धरती के अंतिम व्यक्ति नहीं है। मेरे मरने के बाद इसी ज़मीन पर मेरे बच्चों को खेती करनी है। तो बात हो रही थी आखिर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों करना पड़ता है। तो सीधी सीधी बात है, ज़मीन में मेरे में ज़मीन की सामर्थ्य नहीं है कि वो आप गेहूं बोएं और गेहूं की 50 कुंटल पैदावार दे दे, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मुझे ऊपर से सप्लीमेंट्री फूड देना पड़ता है। और आज प्राकृतिक खेती का युग है। लोग कहते हैं चलो प्रकृति की ओर, चलो प्राकृतिक खेती की ओर, रासायनिक खेती हानिकारक है, इससे हमारी मृदा खराब हो रही है, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों में नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, खेती की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसके बाद तो किसानों को जागना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं अपनी ज़मीन को नहीं देखता हूँ, खेती का आधार ज़मीन है, आप चाहे जो फसल बोगे तो ज़मीन में ही। तो माँ की कोख में जब बीज में उन्नतशील बीज डालता हूँ तो इतना तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि यदि उन्नतशील बीज है तो माँ की कोख भी उन्नतशील होनी चाहिए। तो माँ की कोख को उन्नतशील बनाना है। मैं अक्सर कहता हूँ, फर्टिलाइज़र को, केमिकल फर्टिलाइज़र को अगर बंद करना है बिल्कुल पूर्ण रूप से, तो हमारी ज़मीन में ह्यूमस को बढ़ाना पड़ेगा, जीवांश कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। और जीवांश कार्बन को जब मैं बढ़ाने की बात करता हूं तो 3-4 काम करने हैं। नंबर 1, जब मैं कुछ चीज़ ज़मीन में डाल रहा हूं, बारिश के सीज़न में वो निकल के बाहर खेत के चली जा रही है, तो मेरे डालने न डालने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले तो सुनिश्चित करना है कि क्या मेरे खेत में बारिश के समय पानी बहता है, बह के बाहर जाता है। यदि आपने देखा है कि हाँ मेरे खेत का पानी बह करके बाहर जाता है, तो पहला सूत्र है कि जिस दिशा से, जिस मेड़ से खेत का पानी बाहर बह के जाता है, उसकी मेड़ को दुरुस्त करना, ताकि बरसात का पानी वहीं रुके। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, पानी के बिना कुछ नहीं है। जब मैं ह्यूमस ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ डालूंगा, जीवामृत डालूंगा और कहूँगा कि इससे ह्यूमस बढ़ेगा, जीवांश कार्बन बढ़ेगा, और नमी में, भूमि में नमी का अभाव है, तो आप कितना भी जीवामृत डाल देना, कितना भी कार्बनिक पदार्थ डाल देना, उसका वो परिणाम निकल के नहीं आएगा जो निकल के आना चाहिए। इसलिए बारिश के पानी को तो खेत में रोकना पड़ेगा मेड़ बना करके। दूसरी चीज, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने पड़ेंगे, ताकि गर्मी में अप्रैल मई जून के महीने में जो ज़मीन का जीवन है, ज़मीन मेरी माँ है, माँ का मतलब है जिंदा है। जिंदा किसकी बदौलत है? ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के दिखने वाले और ना दिखने वाले जीवों की वजह से ज़मीन जिंदा है। गर्मी में मैं धूप में है, जून के महीने में मैं धूप में एक दिन नहीं रह सकता हूँ, तो सूक्ष्म जीव कैसे रहेंगे? तो मर जाते हैं। अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ हैं तो अप्रैल मई जून के महीने में ज़मीन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, लेकिन पेड़ों के नीचे की छाया में जिंदा रहेंगे, और बारिश होगी, खेत की गर्मी शांत होगी और नमी होगी, तो माइक्रोब जो पेड़ों के नीचे थे वो मूवमेंट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे और फिर अपना फंक्शन शुरू कर देंगे। फंक्शन क्या है? जो जड़, तना, पत्ती, गोबर, मल, मूत्र खेत में पड़ा है, उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस में बदलने का काम या जीवांश में बदलने का काम शुरू कर देंगे। और फसलों का मुख्य भोजन जीवांश ही है। तो रासायनिक उर्वरकों को बंद करने का मतलब है कि ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाना है। कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आएगा? जैसे कई लोग कहते हैं कि सचान साहब अब कहाँ गोबर है गांव में किसान के पास, तो हमने कहा चलो
कुछ किसानों ने गाय भैंस पालना बंद कर दिया है, तो भूसा तो है, उड़द का, मूंग का, जो भी फसल बोया उसका फसल अवशेष तो है। तो वो फसल अवशेष हम बेच देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं। तो खेत से जो चीज़ मुझे मिलती है, अनाज मैं बेच दूं, खा लूं, कुछ करूं, लेकिन जो फसलों के अवशेष है उनको सड़ा गला करके मुझे खेत में डालना ही डालना होता है। तो मैं, और ये कब डालेंगे आप? फिर सुनिए, बहुत सारे देश के किसान हमारे जिनके पास गोबर है, देखना आप, मैं पक्का बता रहा हूँ, बहुत सारे किसान अप्रैल मई जून के महीने में 10 ट्राली 5 ट्राली जो उनके पास गोबर था वो ले जाते हैं खेत में, और 10-10 किलो के छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा कर देते हैं। अब इस गोबर में जो नाइट्रोजन बनी थी, नाइट्रोजन तो हवा में उड़ गई। इस गोबर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने अनजाने कुछ डेवलप हुए थे वो धूप में मर गए। खेत की मेड़ नहीं है और खेत में हल्का सा स्लोप है। 28 जून को 2 जुलाई को ठीक ठाक बारिश हो गई, तो गोबर हल्का पदार्थ है, सब पानी के साथ बह करके और कहीं चला गया। ये वाला काम मैंने क्यों किया? तो हम जब कुछ डालें तो हम वर्षा के सीजन में डालें और जुताई करके खेत में मिला दें। ये गलती ना करें कि आप अप्रैल मई जून के महीने में डाल आएँ, फिर वो सूख जाए, उसका न्यूट्रिशन नष्ट हो जाए और जो बच जाए वो बरसात में सब बह जाए। तो हमने कहने के लिए तो 10 ट्राली गोबर की खाद डाली, लेकिन खेत को मिले क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मेड़ जरूरी है। और गोबर की खाद डालें, चाहे सूखे हुए फसलों के अवशेष डालें, वो सब कब डालें? वो बरसात में डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद बरसात में डालें। अगर कच्चा गोबर है और फसलों के अवशेष हैं, तो जैसे हमारे देश में मार्च और अप्रैल में फसलों की कटाई होती है, तो मार्च अप्रैल में जब फसलों की कटाई करें, जो भी फसलों के अवशेष निकलें उसी खेत में, खलिहान में, जहाँ भी आपने हार्वेस्टिंग की है, अपने फसल के अवशेष के अनुसार कि कितना है बल्क में, उसी के अनुसार 10 बाई 10 का, 10 बाई 20 का, 10 बाई 30 का, यानी 10 फुट चौड़ाई और 10 फुट लंबाई, 20 फुट लंबाई, 15 फुट लंबाई, 30 फुट लंबाई का गड्ढा खोद लें। उसमें 1 फुट आप फसल का अवशेष डालें, 2 इंच मिट्टी डालें, फिर अवशेष डालें, फिर मिट्टी डालें, फिर डालें और बाद में पानी से भिगो दें और काले रंग की पॉलीथीन से ढक दें। तो मई और जून में ये आधा लगभग 50-60% डिकम्पोज हो जाएगा। अब इस अर्ध सड़ित पदार्थ को बरसात के सीजन में खेत में डालिए। भूसा मत डाल देना। फसलों का अवशेष डायरेक्ट अगर आप डालेंगे तो बैक्टीरिया के किसी काम का नहीं है। बैक्टीरिया इसको नहीं अभी इसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। तो चीज़ों को कोशिश करिए कि सड़ा करके डालिए और ज़मीन में मिला दीजिए। अगर मैं साल 2 साल 3 साल ऐसा करूँगा तो मेरी ज़मीन में जो जीवांश कार्बन की मात्रा, देश में औसत जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% बची है। ज़मीन में औसत जीवांश कार्बन की मात्रा खींच करके हमको 1% ले जानी है। मैं मानता हूँ 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन हाँ, 5 साल के बाद आपके सारे दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। क्यों? जब मेरी धरती माँ मजबूत हो जाएगी तब मुझे रसायनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब रसायनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धरती माँ मजबूत हो जाएगी, तो मेरी फसलों में बीमारियां नहीं लगेंगी और ना मेरे शरीर में कोई बीमारी आएगी। क्योंकि अभी बहुत सारी बीमारियां नाना प्रकार के पोषक तत्वों की कमी की वजह से फसलों में आती हैं, और वो जो भोजन मैं करता हूँ उसमें जिन तत्वों की कमी थी, उन्हीं तत्वों की कमी की वजह से बीमारियां मेरे शरीर में भी आती हैं। आप मेडिकल साइंस में देख लीजिए, किसी होशियार केमिस्ट से पूछ लीजिए तो 70% के आसपास मेडिसिन एज ए सप्लीमेंट्री फूड हैं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ,
कि आज के 70-80 साल पहले आदमी के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं थी, आज कमी क्यों है? आज शरीर में मैग्नीशियम की कमी क्यों है? आज शरीर में आयरन की कमी क्यों है? ये आयरन की गोली, मैग्नीशियम की गोली, मैग्नीज की गोली और जिंक की गोली और कैल्शियम की गोली क्यों बिक रही है आखिर? और कब तक इनसे आप अपने शरीर की रक्षा कर पाएंगे? कब तक आप पेस्टिसाइड से अपनी फसलों की रक्षा कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं ये रक्षा करते करते और हम नष्ट हो जाएंगे? तो मैंने फिर बोला, कृषि आध्यात्म का विषय है, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि अर्थशास्त्र का विषय नहीं। और जब मैं कृषि को धंधा नहीं समझता हूँ, अर्थशास्त्र नहीं समझता हूँ, तब खेती में अर्थ मिलता है, धर्म के साथ अर्थ मिलता है। और जब मैं खेती को अर्थशास्त्र के नज़रिए देखता हूँ तो मेरे जीवन में अमंगल होता है। अर्थ का मतलब अगर अर्थ होता है तो जीवन में अनर्थ होता है, और अर्थ का मतलब अगर धर्म होता है तो जीवन में मंगल होता है। तो हम यहाँ धरती में हंसने के लिए आए हैं, मुस्कुराने के लिए आए हैं, जीने के लिए आए हैं। आज कौन व्यक्ति जी रहा है? घुट घुट के जी रहे हैं लोग, हंस नहीं पा रहे हैं, रो नहीं पा रहे हैं। एक हाड़ मांस का पुतला भर बचा है ये जीवन हमारा। क्यों? जिसकी माँ जैसी होगी उसके बच्चे वैसे होंगे। आज की तारीख में मेरी धरती माँ करा रही है, तो धरती माँ की जो पीड़ा है हम उस पीड़ा को ठीक करें। जैसे ही मैं धरती माँ की पीड़ा को ठीक करता हूँ, मेरी पीड़ा स्वतः ठीक हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई, और इसी दिशा में जब तक देश का किसान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक तो ना तो प्राकृतिक खेती संभव है, ना जीवन में खुशियां संभव हैं, ना किसान की आमदनी संभव है। जिस दिन धरती माता की फर्टिलिटी, धरती माता की कोख 2 गुना खूबसूरत हो जाएगी, उसी दिन हमारी आमदनी 2 गुना हो जाएगी। और अगर जाने अनजाने धरती में जीवांश कार्बन 0.3 ही बना रहा या इससे नीचे गया तो देश के किसानों का भी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे कहीं ऐसा ना हो मित्र कि ये ज़मीन आज जो 30-35 कुंटल गेहूं पैदा भी कर देती है वो ये भी पैदा करने के योग्य न रहे। क्योंकि ध्यान रखना, यूरिया डीएपी की बदौलत मैं गेहूं बहुत लंबे समय तक पैदा नहीं कर सकता हूं। अभी ज़मीन में थोड़ी सी जान बची है, इसलिए 30-35 कुंटल हो जाता है। देश का संपूर्ण किसान 70 कुंटल वाली धान की वैरायटियां बोता है और 60 कुंटल वाली गेहूं की वैरायटियां बोता है, लेकिन गेहूं की एवरेज पैदावार 31-32 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्यों है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी।